नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड. भाग, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान यह एक नया टॉपिक आपके लिए है, एक नया प्रश्न पत्र है, एक नई विषय वस्तु है, क्योंकि हम अब तक शिक्षा में मनोविज्ञान, शिक्षा में सांख्यिकी, शिक्षा में तकनीकी, कुछ हमने संस्कृत का शिक्षण कैसे होता है उसके आधार पर उसकी जो मूल विषय वस्तु उस पर चर्चा किया गया, हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया कैसे चलती है उसकी कुछ सामान्य जानकारी दी गई। लेकिन अगर देखा जाए तो एक हमारा यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसे हम कहते हैं शिक्षा में अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च। ये रिसर्च होता क्या है, अनुसंधान है क्या, क्यों हम इन कार्यों को करते हैं? तो जब तक हम किसी चीज का वास्तविक अर्थ नहीं जानते तब तक उसे हमें करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम पहले ये जानने का प्रयास करें कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, हम चाहते क्या हैं, मुझे करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। जब इन सारे प्रश्नों को आप पूछते हैं, उस विषय वस्तु से जोड़ते हैं, इससे मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, या समाज इससे क्या लाभान्वित होगा, या भावी पीढ़ी आने वाली इससे क्या मार्गदर्शन पाएगी, इन समस्त चीजों का एक ही उत्तर होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो भी घटनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी उसकी उपलब्धियां हैं या उसकी जो कुछ असफलताएं हैं, इन समस्त चीजों में वह एक नए तरीके से सोचने का प्रयास करता है। उन कार्यों को करने के लिए वह नई विधाओं को, नए आयामों को देखता है, उसके आधार पर वह कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। प्राचीन काल से अगर हम देखें तो मानव जब से इस ब्रह्मांड में आया हुआ है, धरती पर आया हुआ है, तब से वह कुछ ना कुछ प्रतिदिन नई चीजों को ढूंढ रहा है, नए कार्यों को वह एक तरह से आयाम दे रहा है। वह प्रत्येक कार्य को कैसे करना है, उसमें और क्या अच्छाइयाँ लाई जा सकती है, उसको और कैसे सुलभ बनाया जा सकता है, कैसे सरल बनाया जा सकता है, कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है, कैसे वह सबके लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, इस पर सदैव चर्चा करता रहता है और वह कार्य भी करता है। तो अनुसंधान या जो शोध की जो परिकल्पना आती है वह उसकी आवश्यकता पर डिपेंड करती है। यानी हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं प्राचीन काल से आदिकाल से चली आ रही हैं, भोजन, वस्त्र और मकान की, यानी तन ढकना है तो उसके लिए वस्त्र चाहिए, जीवन को सुरक्षित रखना है तो भोजन चाहिए। इसी तरह से अगर उसे रहना है तो उसके लिए आवास यानी भवन, मकान की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारी आवश्यकताएं प्राचीन काल से ले आ रही हैं, चाहे वे लोग पहले वृक्षों की छालों को पहनते रहे हों, वृक्षों के नीचे रहते रहे हों, जो कुछ उन्हें वनस्पतियों के द्वारा फल फूल इत्यादि मिलते थे या मांस आदि खा करके वो अपनी क्षुधा पिपासा को शांत क्या करते थे। लेकिन क्या आज भी हम उसी स्थिति में हैं? तो उत्तर होगा कि नहीं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जहां हम पैदल यात्रा करते थे, जहां हम अनेकों प्रकार के प्रकाश के लिए व्यवस्था करते थे, अनेकों प्रकार के उपकरणों का निर्माण करते थे, आज क्या है? चाहे आवागमन हो, चाहे किसी चीज को करना हो, चाहे हमें लेटर जो पत्र लेखन होता था जो इतने दिनों तक पहुंचता था, लेकिन अब क्या है? यानी नई तकनीकी आ गई। कैसे आई? क्योंकि उस पर लोगों ने ध्यान दिया, उस पर विचार किया, उस पर कार्य किया। परिणाम क्या हुआ कि आज हम उस आदि मानव की तुलना में अगर अपनी तुलना करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये जो हमें आगे बढ़ने का एक श्रेय मिला है, एक गौरवपूर्ण स्थान मिला है, वह अनुसंधान की देन है, वह हमारे पूर्वजों की या हमारे अन्य लोगों की खोजों की देन है, उनके अन्वेषण की देन है। उनके द्वारा जो नए नए आविष्कार किए गए उसके आधार पर आज आवागमन बहुत सरल होता जा रहा है, लेखन कार्य सरल होता जा रहा है, हमारे पत्र व्यवहार की जो प्रक्रिया है वो सरल होती जा रही है। हम अपनी बातों को कहीं पर भी बैठे किसी व्यक्ति से पहुंचा सकते हैं, उसकी बातों को जान सकते हैं। ये सब हमारे अन्वेषण की देन है,
ये सब आविष्कारों की देन है। तो जब हम नई चीजों को नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वही हमारा अनुसंधान होता है, उसी को हम आविष्कार कहते हैं, वही हमारी गवेषणा है, वही हमारा शोध है, वही हमारी खोज है। तो अनुसंधान या शोध की आवश्यकता शिक्षा में क्यों पड़ी? क्योंकि जब यही शोध या अनुसंधान शिक्षा से संबंधित सामग्रियों के लिए निर्भर हो जाता है, उस पर आश्रित हो जाता है, उस पर उसको एक तरह से हम अवलंबित कर देते हैं, तो जब शिक्षा से संबंधित आविष्कार शुरू होता है तो शिक्षा अनुसंधान या शिक्षा शोध के रूप में जाना जाता है। इसलिए जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, जो शोध की प्रक्रिया है, जो रिसर्च की प्रक्रिया है, वह बारंबार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने इन चीज पर अपना एक रिसर्च किया तो हमेशा के लिए मान नहीं होगा, बल्कि उस पर अनेकों प्रकार से दृष्टिकोणों को रखते हुए पुनः नई परिकल्पनाओं के साथ, नए सैंपलिंग के साथ कार्य करने की विधा आती है, उसमें प्रयास होता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, और अगर उसमें हमें सफलता मिल जाती है तो उन पुरानी चीजों को छोड़कर हम नई अनुसंधान के जो फल मिले हैं, जो परिणाम आए हैं, रिजल्ट आए हैं, निष्कर्ष आए हैं, उसके आधार पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे पहले बैंकिंग का कार्य होता था, सब कुछ लेजर बुक बनाई जाती थी, उसमें लिखा जाता था, ऑडिट इत्यादि सब कुछ उसमें होता था। लेकिन अब क्या है, सारी चीजें कंप्यूटर के द्वारा हो रही है। हर विषय वस्तु को हम कंप्यूटर से जोड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वह एकेडमिक का क्षेत्र हो। आप विद्यालय को देखिए, विश्वविद्यालय को देखिए, सारे डाटा एक साथ कलेक्ट हो जा रहे हैं। यानी आप कम समय में सारी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं, सारी सूचनाओं को ले सकते हैं। ये हमारी अनुसंधान की देन है। जब तक हम अनुसंधान नहीं करते, जब तक हम किसी चीज में नई तरीके से खोज नहीं करते, तब कुछ ना तो नवीनता आती है और ना तो हमारे कार्य करने के जो तरीके हैं उसमें अगर देखा जाए तो जो एक उसमें धार होती है, जो कार्य करने में एक नया उत्साह होता है, वह दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए हमें पुरानी परंपराओं पर, पुराने अनुसंधानों पर बिल्कुल आश्रित ना होकर के हमें नए तरीके से भी सोचने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र है, आपने देखा कि पहले वही एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, किसके द्वारा होगी, आंकड़े कैसे जुटाए जाएं, बहुत कठिन काम हो जाता था। लेकिन अब क्या है, हमारे अनुसंधान ने बताया कि आपको इस सॉफ्टवेयर तैयार करो, एक अच्छे प्रकार से वेबसाइट बनाओ, उसके आधार पर आप सारी प्रक्रिया को, चाहे वह प्रवेश की हो, चाहे उनके शुल्क की हो, चाहे उनके विषय से संबंधित चीज हो, चाहे उनका जो जेंडर हो उसके आधार पर तय करना हो, आयु वर्ग को तय करना हो, क्लास का वेरिएशन हो, हम सारी चीजों को, चाहे वो स्कॉलरशिप संबंधित हो, चाहे परीक्षा फल का हो, चाहे उसमें प्रथम सेकंड थर्ड डिवीजन का मामला हो, या प्रत्येक वर्ष में कितने लोगों ने उसमें भागीदार हुआ, कितने प्रवेश हुए, कितने परीक्षा दिए, कितने उत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए, हम सारे रिकॉर्ड को एक साथ उसे हम संचित कर सकते हैं, उसको हम जब चाहें तो आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। तो इसका मूल कारण है कि हमने नए नए अनुसंधानों को किया, लोगों ने उस पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए जो चीजें बहुत कठिन होती थी आज वो बहुत ही सरल होती चली जा रही हैं। तो अनुसंधान, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का प्राय सर्च माने खोजना, और ये माने उसको पुनः खोजना। जो एक बार ढूंढा गया है, जो एक बार रास्ता बता देगा, उस रास्ते में पुनः प्रयास करना, उसमें सर्च करना, अनुसंधान करना, किसको और सरल तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, इस कार्य को और अधिक सरल कैसे बनाया जा सकता है, कैसे रोचक, कैसे इसको आकर्षक, कैसे लोगों के लिए बहुआयामी रूप दिया जा सकता है। तो आइए हम अब शिक्षा में अनुसंधान या एजुकेशनल रिसर्च के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इस पर जो भी शोध के प्रकार हैं, जो उनके वर्गीकरण हैं, जो शोध का अर्थ है, उसकी जो परिभाषाएं हैं, हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, इसकी महत्ता को विश्लेषित करेंगे। तो आइए हम पहले शोध का अर्थ क्या होता है, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च। अनुसंधान, इसी का अर्थ होता है अन्वेषण करना, शोध करना, गवेषणा करना,
खोज करना या आविष्कार करना। यानी इसके हिंदी में बहुत से अर्थ या शाब्दिक अर्थों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अनुसंधान को परिभाषित करते हैं, उसके अर्थों को बताने में समर्थ होते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है। रिक का प्राय होता है बार बार या पुनः, उसी तरह से सर्च का प्राय होता है खोज करना। अर्थात जब किसी चीज को बार बार ढूंढा जाए, एक बार खोजी हुई चीज में अनुसंधानित चीजों को पुनः अनुसंधान करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम रिसर्च कहते हैं। इसी तरह से जो रिसर्च है, खोज करना, अन्वेषण करना, यानी इसमें आप देखेंगे संधान पहले क्या होता था, जैसे शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, धनुष पर बाण को संधान करना सिखाया जाता था, उस पर अभ्यास कराया जाता था, जिसके आधार पर उनकी जो स्किल होती थी वो डेवलप होती थी और उस तरह से वह अप स्किल में चेंज हो जाती थी। तो वही संधान शब्द आकर के अनुसर के साथ जब जुड़ जाता तो अनुसंधान एक तरह से शोध या खोज कर देता है। उसी तरह से अन्वेषण में खोज करना, उसमें अनुपसर्ग आ गया, अन्वेषण खोज से संबंधित हो गया। शोध या एक तरह से किसी चीज की शुद्धता के परख को लाने के लिए दिया गया। गवेषणा, जैसे पहले गाय आज चलती थी, ढूंढा जाता था कहाँ है, कैसे है, क्या संख्याएं हैं, चरने के लिए जब प्राचीन काल में भेजा जाता था तो उनकी एक तरह से खोज होती थी, ढूंढती थी, इसलिए उसको गो से गवेषणा शब्द बनाया गया। खोज यानी किसी चीज को ढूंढना, देखना और आविष्कार अर्थात अपने शोध के आधार पर, अपनी खोज के आधार पर कई कुछ नए नियमों का, मौलिक नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये आविष्कार कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे न्यूटन, आर्किमिडीज इत्यादि ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने अपने बुद्धि के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा अपने नए नए सिद्धांतों को ला करके रखा, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल हो, चाहे वह आर्किमिडीज का कूलॉम का सिद्धांत हो, ये सदैव मौलिक रूप में आज भी सत्य प्रतीत होते हैं। तो अनुसंधान या एक तरह से देखा जाए तो जब भी इसके जो रिजल्ट हैं जब परीक्षित किया जाए तो जो मौलिक अनुसंधान के रूप में होते हैं, जो सिद्धांतों या नियमों पर आधारित बनाए जाते हैं, उनमें ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। ऐसे शोधों में अगर आप देखेंगे तो विश्वसनीयता भी होती है, उसका जो परीक्षण के निष्कर्ष होते हैं उसमें समानता, सिमिलरिटी भी होती है। तो जो शोध, अन्वेषण या गवेषणा, अनुसंधान के दायरे में आकर के उन कार्यों को करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, जिसके आधार पर उसका जो निष्कर्ष निकलता है, जो सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन किया जाता है, हम उस शोध के अलग अलग भागों में विभाजित कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम शोध का अर्थ देखें, अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। शैक्षिक अनुसंधान वह क्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार के विकास की ओर उन्मुख होती है। इस प्रकार के विज्ञान का अंतिम लक्ष्य ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो शिक्षा प्रदान करने वाले को अत्यंत प्रभावी विधि से अपना लक्ष्य प्रदान करने की आज्ञा प्रदान करता है। ये बेस्ट ने इस परिभाषा को दिया है, जिसका मूल रूप से अर्थ है कि जो शैक्षिक अनुसंधान अर्थात शिक्षा से संबंधित जो शोध कार्य चल रहा है उसमें बताने की वह क्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में, माने जो परिस्थितियां होंगी, सिचुएशन कैसे होंगी, वो शैक्षिक होंगी, वैज्ञानिक व्यवहार के विकास के उन्मुख होती है। अर्थात जो भी शोध कार्य होगा, जो भी शैक्षिक परिस्थितियां होंगी, इसमें जो कार्य करने जा रहे हैं वो कैसा होगा, वैज्ञानिक व्यवहार के विकास को, माने उसे वैज्ञानिकता होती है। विज्ञान के कुछ गुण होते हैं जिसमें क्रमबद्धता देखा जाए, माने उसमें एक सीरियल होता है, उसकी एक अच्छी योजना या व्यवस्था होती है और उनके परिणामों में एक विश्वसनीयता होती है। तो इस तरह से वह वैज्ञानिक व्यवहार के विकास की ओर उन्मुख होती है। इस प्रकार के विज्ञान का अंतिम लक्ष्य ऐसा ज्ञान प्रदान करना है, यानी जो विज्ञान का लक्ष्य होगा, जो शोध कार्य का लक्ष्य होगा, वह क्या होगा, ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जो शिक्षा प्रदान करने वाले को अत्यंत प्रभावी विधि से, शिक्षा प्रदान करने वाले एक शिक्षक के लिए या जो भी कुछ व्यक्ति के द्वारा, जिसके भी द्वारा शिक्षा दी जा रही, उसके अंदर लक्ष्य प्रदान करने की आज्ञा प्रदान करता है, अर्थात वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इस प्रकार से वह अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान उसको एक तरह से आज्ञा देता है, उसकी सहायता करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है। तो शैक्षिक अनुसंधान से प्रायः शिक्षा के क्षेत्र में,
चाहे वह विषय वस्तु संबंधित हो, पाठ्य वस्तु संबंधित हो, शिक्षण विधियों संबंधित हो, चाहे अनुशासन से संबंधित हो, चाहे शिक्षक छात्र के अनुपात से संबंधित हो, या उस विषय में जो उनकी रुचि है, जो अभिक्षमता है उससे संबंधित, या उनकी सृजनात्मक शक्ति से संबंधित हो, बुद्धि लब्धि से संबंधित हो, इन सारी चीजों को शैक्षिक अनुसंधान क्या करता है, उस पर रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है और एक नए नियमित सिद्धांतों को बनाता है, जिसके आधार पर हम उसका प्रयोग अपने बच्चों पर, उन विद्यार्थियों पर कर सकते हैं या करते हैं। तो बेस्ट की परिभाषा को हमने देखा। दूसरी परिभाषा है ट्रेवर की, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान के विकास के प्रति निर्देशित क्रियाएं शैक्षिक अनुसंधान है। ट्रेवर ने कहा है कि जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान के, शैक्षिक परिस्थितियां यहां पर भी हैं, माने जो भी परिस्थितियां होंगी किसी होंगी शिक्षा संबंधित शैक्षिक होंगी, विज्ञान के विकास के प्रति, अर्थात उस शिक्षा का विकास कैसे हो, उसमें विज्ञान का क्या योगदान है, उस विज्ञान के विकास के प्रति जो निर्देशित क्रियाएं हैं शैक्षिक अनुसंधान कहलाती हैं। अर्थात हम किसी भी परिस्थिति में शिक्षा से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें विज्ञान का विकास या विज्ञान का योगदान कितना हो, कैसे लाया जाए, उसे संदर्भित जो भी कुछ एक्टिविटी की जाती है या नई चीजों को लाकर उसमें रखा जाता है, वह शैक्षिक अनुसंधान की ही देन है। अर्थात तो सब शैक्षिक अनुसंधान की विषय वस्तु मानी जाती है। तो शैक्षिक अनुसंधान से प्राय मूल रूप से आप अगर देखें तो जो शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए जो उसकी परिकल्पनाओं का, उसके न्याय दर्शों का डाटा कलेक्शन के द्वारा उनका परीक्षण करता है, जिसके आधार पर उसका एक तरह से निष्कर्ष निकाला जाता है, उस निष्कर्षों की सूचना दी जाती है और उसी के आधार पर जो नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, जब हम शिक्षा में उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो ही हमारा एक नया अनुसंधान कहलाता है। तो अनुसंधान शब्द से ही अभिप्राय है कि हमें किसी भी शैक्षिक परिवेश में, चाहे वह विद्यालय से संबंधित हो, औपचारिक शिक्षा संबंधित हो या अनौपचारिक शिक्षा संबंधित हो, दूरवर्ती शिक्षा संबंधित हो या ओपन यूनिवर्सिटी की शिक्षा संबंधित हो, हम उस प्रक्रिया में जितना भी नए आयामों को ला सकते हैं, नए तरीके से कार्य करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसमें जो नए नियम सिद्धांत आदि बनाते हैं, उसके आधार पर जो कुछ कार्य करते हैं, वे सब शैक्षिक अनुसंधान की श्रेणी में ही आते हैं। अब देखिए, शैक्षिक अनुसंधान का अगर हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे होगा, इसके लिए देखिए जो शैक्षिक अनुसंधान है, मूल रूप से जो अनुसंधान होता है वह 3 रूप से है। लेकिन यहां पर जो हम बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अनुसंधानों को अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है, तो अगर देखें तो जो शैक्षिक अनुसंधान है वह प्राथमिक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर, जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी लेवल और अप्लाइड लेवल या व्यवहारिक लेवल, व्यवहार लेवल। तो जो मौलिक या प्राथमिक स्तर होता है, बेसिक लेवल जो होता है, एक तो इस पर रिसर्च होता है अनुसंधान, और दूसरा अनुसंधान जो होता है वह व्यवहारिक स्तर पर होता है, जिसमें जो प्राथमिक स्तर या प्राइमरी लेवल जो है वह एक तरह से देखा जाए यह मौलिक होता है या फंडामेंटल होता है, यही बेसिक होता है, जिसके आधार पर नए नए नियमों को, सिद्धांतों को बनाया जाता है, जिसमें परिवर्तन कर पाना बड़ा ही मुश्किल सा होता है। लेकिन जो व्यवहारिक स्तर पर, अप्लाइड लेवल पर अनुसंधान होता है, वह अनुसंधान वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, शैक्षिक परिस्थितियों को देखते हुए, विषय वस्तुओं की आयोजन को देखते हुए, शिक्षण विधियों को देखते हुए, बच्चों की रुचियों को देखते हुए, उनके उपलब्धि को देखते हुए, उनकी बुद्धि स्तर को देखते हुए, उनके आयु लेवल को देखते हुए, जब हम उस कार्य को करते हैं, जब किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो वह अनुसंधान जो होता है वह व्यवहारिक या अप्लाइड लेवल का या व्यवहारिक रिसर्च कहलाता है। तो देखा जाए तो जो शैक्षिक अनुसंधान है, एजुकेशनल रिसर्च जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक स्तर पर, दूसरा व्यवहारिक स्तर पर या व्यवहारिक स्तर पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राथमिक स्तर है इसके भी कई भाग बन जाते हैं, यानी एक उद्देश्य के आधार पर, दूसरा उपागम के आधार पर, तीसरा शोध परिणाम के आधार पर, चौथा परिणाम की प्रकृति के आधार पर, 5वां राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के आधार पर। शोध कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कैसे किया जाए, इन 5 आधारों को बना करके पुनः
उस शोध को अर्थात प्राथमिक लेवल प्राइमरी लेवल की उस शोध को रिसर्च को इतने भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग इसका क्या होता है, माने शोध के उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। अब देखेंगे जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव के आधार पर शोध का वर्गीकरण किया जाता है वह होता है आधारभूत फंडामेंटल और दूसरा होता है क्रियात्मक एक्शन। यानी जो प्राइमरी लेवल का शोध होता है उसका वर्गीकरण अगर हम उद्देश्य के आधार पर ऑब्जेक्टिव के आधार पर करते हैं तो वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है आधारभूत फंडामेंटल और दूसरा है क्रियात्मक एक्शन। फंडामेंटल में क्या होता है, हमने बताया कि जो मौलिक होते हैं जिसमें नियमों सिद्धांतों को बनाया जाता है, जैसे न्यूटन का सिद्धांत बनाया गया, आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम जिन्होंने दिया, आपका जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये सब सिद्धांत कैसे हैं, ये मौलिक हैं, इसलिए इनके नियमों में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है, ये सदैव चलते रहते हैं। उसमें हम नवीनताओं को लाने में प्रयास करते हैं, लेकिन वह जो नियम बनाया गया, जो सिद्धांत बना दिया गया है, वह चूंकि मौलिक है, इसलिए इसे हम फंडामेंटल या आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। दूसरा होता है क्रियात्मक एक्शन। जब हमने कहा कि परिस्थितियों के आधार पर कार्यों को करना है, किसी चीज का जल्दी में निर्णय लेना है, वह तत्कालिक परिस्थितियों के लिए ही मान्य होगा, हो सकता है आगे आने वाली परिस्थितियों में वह उपयोगी ना हो, ऐसे अनुसंधान को हम क्रियात्मक या एक्शन रिसर्च के रूप में जानते हैं। तो जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव के आधार पर अनुसंधान है वह आधारभूत और क्रियात्मक दो रूपों में होता है। इसी तरह से हम अगर देखें शोध के उपागम अप्रोच के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, तब फिर ये भी देखिए दो प्रकार होता है, एक क्षितिजी होता है और दूसरा अंतर घटक, माने लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। इसका अभिप्राय क्या होता है कि जो उपागम की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो क्षैतिजी और अंतर घटक होते हैं, ये दो प्रकार के उपागम में बढ़ जाते हैं, और इस तरह से प्राथमिक स्तर का जो शोध होता है वह उद्देश्य के आधार पर आधारभूत और क्रियात्मक, लेकिन वहीं पर उपागम के आधार पर क्षितिजी और अंतर घटक क्रॉस सेक्शनल के रूप में जाना जाता है। तीसरा जो इसका स्तर होता है वह शोध परिणाम की शुद्धता प्योरिटी पर आता है। यानी शोध परिणाम की जो शुद्धता है, प्योरिटी, अगर उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो भी देखिए प्रेसिशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यानी प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल के रूप में हो जाता है। यानी यहाँ पर जो शोध है वह शोध परिणाम की शुद्धता पर है, जिसके आधार पर प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें इसी प्राथमिक स्तर लेवल पर परिणाम की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, नेचर ऑफ फाइंडिंग के आधार पर, तब भी शोध देखिए व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी के रूप में माना जाता है। अर्थात दो भाग होते हैं, एक होता है व्याख्यात्मक भाग और दूसरा होता है वर्णनात्मक भाग। इसी तरह से जो पांचवा इसका उद्देश्य बनाया जाता है बांटने का, वह क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का वर्गीकरण है, जिसके आधार पर इन्होंने प्राथमिक स्तर के शोध को प्राथमिक, बेसिक, व्यवहारिक अप्लाइड और विकासात्मक डेवलपमेंटल रिसर्च के रूप में बताया गया है। तो अगर हम देखें कि जो शोध है, जो रिसर्च है, वह मूल रूप से कितने प्रकार का होता है, तो अब तक तो हमने ये दिखाया कि भिन्न भिन्न कारणों से उसका वर्गीकरण जब हम करते हैं तो वह शोध 5 प्रकार हो जाता है प्रारंभिक स्तर का, जिसमें आपने देखा प्राथमिक स्तर पर जो भी रिसर्च है वह उद्देश्य के आधार पर बांटा जाता है, तो आधारभूत और क्रियात्मक रूप में हो जाता है। जब उपागम की दृष्टि से बांटते हैं, स्तर बांटते हैं, तो क्षितिजी और अंतर घटक रूप में होता है। जब शोध के परिणाम के आधार पर उसका वर्गीकरण किया तो प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक रूप में होता है। जब उसी को परिणाम की प्रकृति के आधार पर विभाजित करते हैं तो व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक रूप में होता है। जब उसी को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के अनुसार विभाजित किया जाता है तो प्राथमिक, व्यवहारिक और विकासात्मक हो जाता है। लेकिन अगर मूल रूप से हम देखें तो जो अनुसंधान होता है उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं। 3 रूप में कौन कौन है? पहला होता है मौलिक, जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं, मौलिक अनुसंधान। दूसरा होता है व्यवहारिक, या जिसको हम अब तक व्यवहारिक कहते थे। और तीसरा होता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो यहां पर देखेंगे मौलिक, इसको हम फंडामेंटल कहते हैं। हम इसका अर्थ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि फंडामेंटल क्या है, अप्लाइड क्या है और
क्रियात्मक क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल या मौलिक रिसर्च पर। मौलिक अनुसंधान उसे कहते हैं जिसमें नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, चाहे वो गणित के हों चाहे फिजिक्स के हों। जब हम गणितीय या विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, उस पर रिसर्च के द्वारा कोई नियम बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अनुसंधान। अर्थात ये अनुसंधान किए जाते हैं, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है कि सब लोग कोई ना कोई ऐसा नियम बना सकते हैं या कोई सिद्धांत दे सकते हैं जो सर्वमान्य हो सके। तो मौलिक सिद्धांत जो होते हैं, मौलिक अनुसंधान जो होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, वह मूल रूप से अगर देखा जाए तो वह गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा इसका योगदान होता है, जहां पर अनेकों प्रकार के नियमों को, सूत्रों को, सिद्धांतों को बनाया जाता है। या ऐसे सिद्धांत होते हैं, ऐसे नियम होते हैं जिनके आधार पर हम अनेकों प्रकार के व्यवहारिक या विकासात्मक या क्रियात्मक रिसर्च तो कर सकते हैं, लेकिन मौलिक रिसर्च उसमें फिर नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है व्यवहारिक या अप्लाइड। व्यवहारिक या अप्लाइड का प्राय होता है कि व्यवहारिक अर्थात हम परिस्थिति के आधार पर जो आजकल तमाम क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं, वे सब क्या है, व्यवहारिक हैं, व्यवहारिक होते हैं। अर्थात जिसमें मौलिक सिद्धांतों के नियमों के आधार पर उसके सूत्रों से और नियमों, या जिसे हम कहते हैं उसका जो नियम बनाया गया मौलिक सिद्धांत का, जो उसके सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत या नियम, उन नियमों या सिद्धांतों के आधार पर जब हम पुनः रिसर्च करते हैं, किसी क्षेत्र की विषय वस्तु में उसका प्रयोग करते हैं, तब वह क्या हो जाता है, व्यवहित हो जाता है। लेकिन तीसरा जो क्रियात्मक ऐसा रिसर्च होता है, इसका प्राय ही होता है कि जब हम किसी कार्य को तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो अनुसंधान मूल रूप से 3 प्रकार का होता है, मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक। इसी को फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। दैनिक जीवन में हमने कहा कि व्यक्ति प्रत्येक दिन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ वह कार्य करता रहता है, जिसके आधार पर अपने कार्यों में वह सूक्ष्मता लाता है, उसमें निपुणता होती है, और उस कार्य को करने के लिए वह लोगों को एक रास्ता भी देता है कि ऐसे कार्य को करने से इसमें अधिक से अधिक हमारी समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, और हम नए तरीके से कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जब वही नियम और मौलिकता के आधार पर हम किसी चीज को लेकर के चलते हैं, उन कार्यों को करते हैं, और ये कार्य जब कभी कभार देखने को मिलते हैं कि वैसे सिद्धांतों के आधार पर, वैसे नियमों के आधार पर हम जब प्रयोग करते हैं, तो सब लोग उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। सर्वमान्य परिभाषाएं होती है, सिद्धांत सर्वमान्य होता है, तो उसको हम मौलिक, फंडामेंटल रूप मानते हैं। जब इसी फंडामेंटल या मौलिक सिद्धांतों का प्रयोग, सूत्रों या नियमों का हम व्यवहारिक रूप में अन्य विषय वस्तुओं पर करते हैं, अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं, तो इसी को हम व्यवहारिक या अप्लाइड या व्यवहारिक कहते हैं। जब हम तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसे हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का रूप देते हैं। तो अनुसंधान के लिए सबसे पहली बात है समस्या का उत्पन्न होना। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक हमारी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई अनुसंधान हो ही नहीं सकता। इसलिए अनुसंधान के कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसके आधार पर ही हम शोध कार्य को कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले समस्या का चयन करना। समस्या कहां से मिलेगी? उसके क्षेत्रों से मिलेगी। हम अगर शिक्षा संबंधित है तो शैक्षिक क्षेत्रों को पहले पहचाने। शैक्षिक क्षेत्र माने जिन क्षेत्रों में अनुसंधान या शोध कार्य किया जा सकता हो। जैसे शिक्षण विधियों को ले लीजिए कि आजकल कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा उपयोगी है, क्या हमारी परंपरागत की शिक्षण विधियां आज भी उतनी ही उपयोगी हैं जितनी उस समय थी। अगर इस पर हमें कुछ भी डाउट होता है, संदेह होता है, तो हमारे लिए एक समस्या बनती है कि इसको हम कैसे सिद्ध करें। तो इसके आधार पर हम क्षेत्रों को चयन करें। क्षेत्र क्या हो गया? यानी शिक्षण विधियों का क्षेत्र शिक्षा का हो गया, बच्चों के पठन पाठन में आने वाली अड़चनों से संबंधित हो गया। अब उसमें क्या होता है, अब हमारी समस्या ये हो रही है कि हाँ, परंपरागत जो शिक्षण विधियां हैं वह उतनी आज प्रभावी नहीं है, इसलिए इस पर हमें कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए, नए सिरे से सोचना चाहिए।
यहीं पर हमारी एक आवश्यकता है कि नए सिरे से करने के लिए, तो आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी है। हमारी आवश्यकता जैसे बढ़ी, उस समस्या को समाधान करने के लिए हम आगे बढ़े, तैसे वहीं से शोध शुरू हो जाता है। हम वहीं पर अब इस कार्य को कैसे करेंगे, इसकी परिकल्पनाओं को, हाइपोथेसिस को निर्मित करते हैं। उसके लिए हम सैंपलिंग करते हैं। जो कुछ परिकल्पनाएं हैं उसमें जो सहायक सामग्रियां चाहिए, जो भी डाटा चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, शोध के उपकरण चाहिए, उसको हम एक तरह से संग्रहित करते हैं, कलेक्शन करते हैं। फिर उसके आधार पर परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। परीक्षण के आधार पर जो प्रयोगात्मक या सर्वे आदि विधियों को अपनाया जाता है, शिकार विधियों को, जब तक हम इसको परीक्षित नहीं करेंगे, परीक्षित करने पर ही हमारी परिकल्पना की, हाइपोथेसिस की पुष्ट होगी। जब परिकल्पना हमारी पुष्ट हो जाती है, तब उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर हमारा जो सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन होता है, वही अनुसंधान का प्रतिफल होता है, परिणाम होता है, निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, जिसको हम अपने उन कार्यों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा, परिकल्पनाओं की पुष्टि के द्वारा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो ये अनुसंधान की एक विधा होती है, कार्य करने के एक नियम या तरीके होते हैं, जिसके आधार पर आगे चल करके हम अनुसंधान को कर सकते हैं, रिसर्च को कर सकते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह मेडिकल का हो, चाहे वह आपका एकेडमिक का हो, चाहे वह मिलिट्री का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, हर क्षेत्र में अनुसंधान प्रतिदिन होता चला जाता है। तो शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता क्या है, तो नए नए चीजों से आज हम अवगत हो रहे हैं, उन नवाचारों को लाने में सक्षम हो रहे हैं। इसलिए हमें और अधिक दृष्टि से कैसे आगे बढ़ना है, जैसे आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आजकल लाई गई है, इसकी क्या आवश्यकता थी? यानी हमारी जो पुरानी शिक्षा की नीतियां थी, उसमें कुछ ना कुछ हमें खामियां दिखाई पड़ी, या उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। उस पर रिसर्च हुआ, शोध हुआ, जिसका परिणाम क्या, एक परिकल्पना के रूप में, हाइपोथेसिस के रूप में आज हमें लाने के लिए सामने रखा जा रहा है, उसको सिद्ध किया जाएगा। यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हाइपोथेसिस है, वो बनकर तैयार है। अब उस पर हमें कार्य करना है। अगर यह कार्य करने में, परीक्षण में हमारे जो कलेक्शन किए जा रहे हैं डाटा, आज का कैसे करना है, कितना अनुपात रखा जाए, शिक्षक छात्र का स्तर उसका ऐसे बनाया जाता है, जो 5+3+3+4 करके, इस पर हम, एक परिकल्पना है, यही हाइपोथेसिस है। जब इस पर हम कार्य करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे, तो उन परीक्षणों के आधार पर अगर हमारा रिजल्ट, रिस्पांस अच्छा आता है, तो हमारी परिकल्पना को पुष्ट माना जाए, सिद्ध माना जाएगा। अगर ये परिकल्पना हमारी इन प्रयोगों को करने के बाद भी सिद्ध नहीं होती है, पुष्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब कि हमें पुनः इस पर सोच करने की आवश्यकता है, फिर से रिसर्च करने की आवश्यकता होगी, हमें नई परिकल्पनाओं को बनाना पड़ेगा। तो जो अनुसंधान होता है, या एक दायरे में होता है, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, जिसके आधार पर हम कार्य को आगे करते हैं। तो अनुसंधान क्या है? आपने अनुसंधान के अर्थ को देखा, इसकी परिभाषा को देखा, इसके वर्गीकरण को देखा। वह वर्गीकरण आपने कई रूप में देखा। माने मूल रूप से अनुसंधान प्राथमिक और व्यवहारिक स्तर पर होता है। प्राथमिक स्तर पर अनुसंधान को उद्देश्य, उपागम, शोध परिणाम, परिणाम की प्रकृति और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के आधार पर भिन्न भिन्न रूप में आपने वर्गीकृत करके देखा। और पुनः आपने ये देखा कि वास्तव में अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। तो मेरा मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक, जिसके आधार पर कार्यों को किया जाता है। तीनों के अर्थ अलग अलग क्या होते हैं, उसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया। इस तरह से अनुसंधान की जो रूपरेखा बनती है, अनुसंधान की जो हमारी आवश्यकता है, अनुसंधान की जो विधियां हैं, उसकी जो परिकल्पनाएं हैं, जो न्यायदर्श हैं, इसके तमाम ऐसे अनुसंधान की शब्दावलियां हैं जिसको हमें जानना आवश्यक है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से ज्ञान विज्ञान विषय वस्तु प्रतियोगिता संबंधित अगर आपको तुरंत ही कोई विषय वस्तु प्राप्त करनी है, तो आप बेल आइकन, घंटी का निशान जो दिखाई पड़ रहा है, उसको दबाएं, और हम आपको आगे के वीडियो में एक परिकल्पना क्या होती है, समस्या का चयन क्या होता है, जो संबंधित साहित्य है उसका सर्वे कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को निरंतर देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें, आपको नई नई सूचनाएं दी जाएंगी।